हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर स्मृति आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो आर्ट में एडीजी में स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का फर्स्ट ड्राइंग पेंटिंग का जो फर्स्ट पेपर है वो डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, विच वेदा इज नोन लिरिकल वेदा एमंग फोर वेद। मतलब चारों वेद के बारे में पूछा गया है कि कौन सा वेद है गेयात्मक है, मतलब गेयात्मक वेद कौन सा है। तो यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर है सामवेद। सामवेद जो है हमारा गेयात्मक वेद है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट कलर इज प्रिपेयर्ड फॉर बाय लेपिस लाजुली। लेपिस लाजुली से कौन सा रंग बनाया जाता है। तो लेपिस लाजुली से यहाँ पे नीला रंग बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है नीला। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में भी कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। आप अगर नेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये यूजफुल रहेंगे क्वेश्चंस, या उसके टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी करते हैं या आर्ट से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए यूजफुल रहेंगे। फिर है थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन कंसर्न ऑफ नॉन ऑब्जेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग। वस्तु निरपेक्ष जो अमूर्त चित्र कला होती है उसका में किसका महत्व सबसे ज्यादा होता है। रंग का, रूप का, संयोजन का या रेखा का। तो सबसे ज्यादा महत्व कंपोजिशन का होता है। अगर हमारा सही कंपोजिशन नहीं है तो हम कितना भी अच्छा मतलब बनाएंगे तो वो हमारा उतना क्लियर नहीं होगा। जो हम सब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं वो हमें समझ में भी नहीं आएगा। और एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में सबसे ज्यादा कंपोजिशन का ही महत्व होता है। अगर हमने कंपोजिशन अच्छे से किया है तो वो हमें ज्यादा सुंदर लगती है। नेक्स्ट है, विशाल तरह से हुए लकड़ी के टोटम पोल। यूज कार्व्ड वुड टोटम पोल्स आर एसोसिएटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब। इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है ऐसे ही पेपर। तो आपको जिन बच्चों को इंग्लिश हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है वो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। दी वाइकिंग्स, वाइकिंग लोग। इट्रक्सन, इनहेबिटेंट्स ऑफ ताहिती, अमेरिका के रेड इंडियंस ऑफ अमेरिका। तो रेड इंडियंस ऑफ अमेरिका जो है वो टोटम पोल से संबंधित है। वो ही बनाते हैं कि ये एक आदिम जाति है उससे रिलेटेड है और ये लोग एक बड़े से एक तरीके से लकड़ी का ही होता है, उस पर अलग अलग तरीके के चिन्ह और प्रतीक बनाते हैं। फोक आर्ट से रिलेटेड है बेसिकली। फिर है स्पेस क्या है। स्पेस पूछा है, स्पेस क्या है। क्षेत्र है, धरातल है, आयतन है या गहराई है। तो क्षेत्र जो स्पेस होता है वो हमारा क्षेत्र होता है जिसमें हम काम करते हैं। जितने एरिया में हमारा ड्रॉ होता है, कंपोजिशन होता है वो क्षेत्र के अंतर्गत, मतलब क्षेत्र में ही करते हैं। तो उसी को इस क्षेत्र में ही काम होता है तो इसलिए उसको बोलते हैं हम स्पेस। बेसिकली जो अगर एक किसी कागज पे हम एक बिंदु भी रखते हैं तो वो क्षेत्र हो जाता है। धरातल दूसरी चीज है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। धरातल अलग चीज होती है और क्षेत्र अलग चीज होती है। धरातल होता है हमारा पूरा पेपर, उस पे जिसपे हम काम करते हैं, कैसा टेक्सचर बनाते हैं उसको बोलते हैं। और क्षेत्र जिस एरिया पे, जितने पेपर पे, जितने भाग में हमारा चित्र बना हुआ है या कोई आकृति बनी हुई है तो उसको क्षेत्र कहते हैं। फ्रेंड, आर्ट फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन छोटे छोटे होते हैं, घुमा के आते हैं। मैंने आर्ट फंडामेंटल पे डिटेल वीडियोस बनाए हैं, आप मेरे वो वीडियोस देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। फिर नेक्स्ट पूछा है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कलर इज टू सजेस्ट। ये सारे क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रंग का मूल कार्य क्या होता है। टेक्सचर, हार्मनी, स्पेस या इमोशन। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी भी पिक्चर को, अगर कोई भी पेंटिंग हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारे मन पे क्या होता है, हमें मतलब एक तरीके से वो हमारे इमोशन से जुड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर है इमोशंस। जो भी कलर होते हैं डायरेक्ट हमारी आंखों को दिखाई देते हैं और उनका हमारे मन पे कुछ प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं तो इसका एक तरीके से भाव ही सबसे ज्यादा मेन होता है फोकस। की अगर हम पिक्चर देख रहे हैं और जिस भाव से, मतलब जिस उससे बनाई गई है, मीन्स उदासी की पेंटिंग बनाई गई है तो वो क्लियर होनी चाहिए, उदासी का भाव होना चाहिए। या खुशी का और उल्लास से रिलेटेड पेंटिंग बनी है तो उसमें ऐसे कलर यूज होते हैं कि हमें तुरंत वो पेंटिंग खुशी और उल्लास की लगने लगती है। तो इसमें रंग का जो मेन कार्य होता है हमारा भाव का होता है। नेक्स्ट पूछ रहा है, विच ट्रीज वुड इज यूज्ड इन मेकिंग कावड़। कावड़ निर्माण में किस
पेड़ की लकड़ी प्रयुक्त की जाती है? पहले तो मैं आपको कावड़ क्लियर कर दूं। यहाँ पे कावड़ क्या होता है? कावड़ राजस्थान का ही है, एक वुडन टॉय होता है कलरफुल, और एक बॉक्स की तरह होता है समझ लीजिए, और उसमें ना स्टोरीज होती हैं, अलग अलग स्टोरी ड्रॉ होती हैं, और ये बेसिकली स्टोरीज इपिक मतलब हमारे जो पुराणों और उससे रिलेटेड होती हैं, इसमें रामायण महाभारत से रिलेटेड, और राजस्थान के जो मुख्य वो होते हैं हीरोज वगैरह, उनसे रिलेटेड, मतलब इपिक स्टोरी के हीरो बता रही हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मॉडर्न टाइम के हीरो की बात कर रहे हैं। तो वो इपिक स्टोरी से रिलेटेड बात होती है यहाँ पे। बेसिकली रामायण महाभारत से भी बहुत सारी कहानियां उसको उसमें चित्रित करते हैं। तो एक तरीके से ये बॉक्स होता है, फोल्ड बाय फोल्ड होता है। फिर ये एक मतलब जो स्टोरी टेलिंग करता है, स्टोरी टेलर होता है, वो एक एक पैनल को खोलता जाता है और वो स्टोरी सुनाता जाता है। तो अगर ये भी पूछ लिया कि कावड़ क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कावड़ एक तरीके का वुडन का होता है, सॉरी टॉय तरीके होता है, और वो पैनल वाइज पैनल होता है जिसपे अलग अलग चित्र बने होते हैं। एक कथानक होता है एक तरीके से, उस मतलब चित्रों में एक कहानी होती है। तो इसमें राइट आंसर है सालर के पेड़ की लकड़ी यूज होती है इसमें। और एक चीज और बता दें कि इसमें वहां की ही जो आदिम जातियां हैं उसमें सुथार हो गई, कावड़िया हो गई, भट्ट, जजमान, ये सारी जो जातियां हैं ये कावड़ में काम करती हैं। फिर है खेरादी सुथार जाति के लोग किस लोक कला परंपरा से संबंध है? तो ये इसका भी यही आंसर हुआ कि कावड़, जो खेरादी सुधार जाति के लोग हैं वो कावड़ लोक कला से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज द मोस्ट सेक्रेड वर्ड्स ऑफ द वेदास? वेदों में सबसे पवित्र श्लोक या मंत्र कौन सा है? तो ये सबको ही पता होगा, वेदों में सबसे पवित्र मंत्र है हमारा गायत्री मंत्र। ठीक है, अरेंज द वेदांग इन करेक्ट सीक्वेंस, वेदांगों को क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले है हमारा वेदांग है, इसमें पूछे सबसे पहले है हमारा शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष। तो इसका 4th नंबर वाला है राइट आंसर। ये भी पूछ सकता है कि कितने अंग होते हैं, तो 6 अंग होते हैं। फिर नेक्स्ट है वैदिक परंपरा में वर्णित विभिन्न ईश्वरीय रूप कौन कौन से हैं? तो वैदिक परंपरा में जो ईश्वरीय रूप है उनमें इंद्र है, अग्नि है, इंद्र है, वायु है और सूर्य है। तो ये 3rd नंबर वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। 12th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, नेम द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द प्री हिस्टोरिक इंडिया। देखिए बुक से रिलेटेड भी पूछ लेता है, ऑथर पूछ लेगा, या ऑथर पूछ लिया और बुक पूछ लिया, तो कुछ भी हो सकता है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इसमें जो ये फेमस बुक है द प्री हिस्टोरिक इंडिया, इसके क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसका राइट आंसर है स्टुअर्ट पिगार्ड। 2nd नंबर का है, स्टुअर्ट पिगार्ड की ही पेंटिंग है, सॉरी बुक है द प्री हिस्टोरिक इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है टेक्सचर। देखिए फंडामेंटल ऑफ आर्ट के कितने क्वेश्चन आ गए, 2-3 तो हमें अभी मिल गए। टेक्सचर क्या है? टेक्सचर है धरातली गुण, रंगी घनत्व, रेखीय गुण या तलीय अंतराल। तो टेक्सचर हमारा होता है सरफेस होता है, धरातली गुण होता है कि धरातल जिसपे काम हो रहा है वह कैसा है, चिकना है, खुरदुरा है, वो मतलब कल्पित है या प्राकृत है। एक तरीके से हमने अगर धरातल जो जिसपे काम कर रहे हैं जिस टेक्सचर पे, उसको हमने उस पे किसी तरीके से कोई मटेरियल यूज करके उसको कोई दूसरा लुक दिया है, कुछ हार्ड होता है, कई बार सॉफ्ट लुक देते हैं, तो वो सारे जो गुण होते हैं वो टेक्सचर के अंतर्गत आते हैं। तो उसको बोलते हैं हम धरातली गुण। फंडामेंटल ऑफ आर्ट से रिलेटेड तो आपको क्वेश्चन आने ही आने चाहिए, ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। विच वंस आर एनालॉग कलर्स? देखिए कलर का फिर से क्वेश्चन पूछा है कि मतलब सादृश्य रंग कौन से होते हैं, एनालॉग कलर समीपस्थ रंग कौन से होते हैं? पीला बैगनी, पीला नारंगी, नारंगी नीला या हरा लाल। ये होता है पीला और नारंगी, ये एक दूसरे के सादृश्य रंग हैं। मैंने फ्रेंड्स आपको बार बार बता रही हूँ कि फंडामेंटल ऑफ आर्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। फिर 15th नंबर का क्वेश्चन है, बांदा मिर्जापुर के प्रागैतिहासिक शैल चित्रों
स्थलों की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है जॉन कॉकबर्न और एल कार्ले ने खोज की थी। फिर है किस द्रव्य से क्ले को मजबूती प्राप्त होती है? तो क्ले रेत से, ग्रोक से, हस्क भूसी या कपास के रेसे से। तो इसका राइट आंसर है ग्रोक। पॉटरी और स्कल्पचर में इसका यूज होता है, इसको मिला के उसको क्ले को थोड़ा मतलब वो दिया जाता है, उसको मजबूती प्रदान की जाती है। 17th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, हु पेंटेड द पेंटिंग पाबूजी राठौर? चित्रकृति पाबूजी राठौर किसने चित्रित की थी? देखिए राजस्थान से ही रिलेटेड आर्टिस्ट के बारे में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है कृपाल सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड जैन मिनिएचर पेंटिंग फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया। ये फिर से ऑथर के बारे में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर मोती चंद्र। इनकी ही बुक है जैन मिनिएचर फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19th नंबर का क्वेश्चन है, चित्रकार निसार दीन ने चावड़ रागमाला का चित्रण कब किया था? तो चावड़ रागमाला का चित्रण कब किया था? तो इसका राइट आंसर है 1605 ईस्वी में किया था। इसको घुमा के भी पूछ सकता है कि निसार दीन ने किसका चित्रण किया था, चावड़ रागमाला का, या ऐसे ऑप्शन में भी अलग अलग दे सकता है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के अग्रणी अमूर्त चित्रकार का नाम बताइए। जिन्होंने अमूर्त कला से संबंधित चित्र बनाए हैं उनका नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है सुरेश शर्मा। सुरेश शर्मा ने ही अमूर्त चित्रकारी करी है। 21 का नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष जो नर्तक का धड़ बनाया गया है वो कहाँ है? सॉरी, किस चीज से बना है? तो वो ग्रे लाइम स्टोन, टेराकोटा, सैंड स्टोन या ब्रॉन्ज। कई बार हमें हिंदी में भी नाम नहीं समझ में आता है, बट इंग्लिश को देख के भी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो इसका राइट आंसर है स्लेटी चूना पत्थर से, ग्रे लाइम स्टोन से। और ये भी पूछ सकता है कि कहाँ पे है ये इस समय? तो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में। ठीक है। फिर 22 नंबर का क्वेश्चन है, मौलाराम पेंटेड इन विच स्टाइल? मौलाराम कलाकार के बारे में पूछा है कि किस शैली में इन्होंने काम किया था। तो इसका राइट आंसर है गढ़वाल शैली। गढ़वाल शैली में मौलाराम ने कार्य किया था। 23 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान का प्राचीन व प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है? चावड़, चुनार, लेट, बूंदी और गीत गोविंद। तो इसका राइट आंसर है चुनार रागमाला। चुनार रागमाला कहाँ का है? ये बूंदी का। ठीक है। फिर है सचित्र ग्रंथ तारीखे खानदान ए तैमूरिया किस संग्रहालय में है? देखिए संग्रहालय भी आप ध्यान से पढ़ते रहिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन संग्रहालय से रिलेटेड आते हैं कि कहाँ पे पूछा गया है कि कहाँ पे ये है। तो इसका राइट आंसर है खुदा बख्श पुस्तकालय पटना। खुदा बख्श पुस्तकालय पटना। नेक्स्ट पूछ रहा है, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है? मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है पश्चिमी तट पर। ठीक है। 26 नंबर का क्वेश्चन है, आर्ट क्रिटिक पूछा है, फाइंड द आर्ट क्रिटिक। इनमें से कला आलोचक कौन है? ला कार्बुजे, चार्ल्स कोरिया, चार्ल्स फाबरी और हेनरी मूर। तो इसका राइट आंसर है चार्ल्स फाबरी, क्योंकि ये चार्ल्स कोरिया और हेनरी मूर ये चित्रकार और मूर्तिकार हैं लोग, बट चार्ल्स फाबरी हैं कला आलोचक। फिर हु इज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर है सर अलेक्जेंडर कनिंग। इनको ही बोला जाता है भारतीय पुरातत्व के जनक। 28 नंबर का क्वेश्चन है, नेम द राइटर ऑफ द बुक अजंता म्यूरल्स। अजंता म्यूरल बुक किसकी है? ये भी पूछा गया है। देखिए बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है बार बार। अजीत घोष। अजीत घोष की है बुक ये अजंता म्यूरल। 29th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, विच आर्ट हिस्टोरियन हैज आइडेंटिफाई फैमिली स्टाइल इन इंडियन मिनिएचर पेंटिंग? किस कला इतिहासकार ने भारतीय लघु चित्रण शैली में घराना शैली को पहचाना? तो इसका राइट आंसर है B.N. गोस्वामी। B.N. गोस्वामी ने ही भारतीय लघु चित्रण शैली में घराना शैली को पहचाना था। फिर 13th नंबर का क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार परखू के चित्र किस शैली से हैं?
परखू से रिलेटेड पूछा गया है, किस शैली से है? नूरपुर, बसोली, कांगड़ा या बूंदी? प्रसिद्ध चित्रकार परखू के चित्र किस शैली से हैं? तो इसका राइट आंसर है कांगड़ा। कांगड़ा स्टाइल मतलब मिनिएचर पेंटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय चित्रकला बुक के बारे में फिर से पूछा है। द इंडियन पेंटिंग बुक टाइटल किसके द्वारा लिखी गई है? इंडियन पेंटिंग के बारे में पूछा है। पुस्तक जो है भारतीय चित्रकला, ये इसका राइट आंसर है पर्सी ब्राउन। भारतीय चित्रकला के लेखक हैं पर्सी ब्राउन। फिर 32 नंबर का क्वेश्चन है हमारा द्वार मार्ग पर पार्ट्स में स्थित सूर्य और इंद्र के जो उभार शिल्प हैं वो किस मतलब कहाँ पे हैं पूछा गया है। कहाँ पे हैं तो कौन सी गुफा में है? तो इसका राइट आंसर है भाजा। भाजा गुफा के द्वार मार्ग पे ही सूर्य और इंद्र के उभार शिल्प देखने को मिलते हैं। फिर पूछा है कि इन इंडियन आर्ट द टर्म हर्मिका इज क्रिएटेड टू विच डिसिप्लिन फ्रॉम द फॉलोइंग। जो हर्मिका शब्द है किस विधा से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है स्तूप स्थापत्य से संबंधित है, आर्किटेक्चर से संबंधित है। स्तूप में ही हर्मिका होती है ऊपर की साइड। द आर्टिस्ट नैनसुख एंड मनकू किस परंपरागत चित्रण शैली से जुड़े हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है गुलेर शैली। राजस्थान के चित्र मिनिएचर पेंटिंग के बारे में आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। फिर है इन विच म्यूजियम हेडलेस इमेज ऑफ कुशान एम्परर कनिष्क इज हाउस्ड। कुषाण सम्राट कनिष्क की जो मस्तक विहीन प्रतिमा है वो किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो इसका राइट आंसर है पुरातत्व संग्रहालय मथुरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 36 नंबर का क्वेश्चन है सोन किरवा इंसेक्ट्स फीदर किस लघु चित्रण शैली में प्रयुक्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर है बसोहली। बसोहली शैली में प्रयुक्त हुआ था, किसमें इसका यूज होता था। फिर है 37 नंबर का क्वेश्चन जो भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त जो प्रवेश द्वार है कहाँ पाया गया है? तो भीमबेटका गुफा नहीं, भाजा गुफाएं भी नहीं, इसका राइट आंसर है हमारा लोमस ऋषि की गुफाएं बिहार। 38 नंबर का क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सचित्र ग्रंथ प्रारंभिक मुगल शैली का है? तो अकबर कालीन है, इसमें सब राइट आंसर है दास्ताने अमीर हमजा। अमीर हमजा, ठीक है। फिर है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग। देखिए बुक से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हैं इसमें। MS रंधावा, मनोहर कौल, BN स्वामी और AK कुमार स्वामी। तो राइट आंसर है MS रंधावा। जो भी बच्चे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से एग्जाम में आ सकता है, घुमा के भी आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा इन विच केव एट अजंता इज द सीवी जातक। अजंता से रिलेटेड क्वेश्चन आया है गुफा से। अजंता की किस गुफा में सीवी जातक नामक कथा चित्रित की गई है? तो इसका राइट आंसर है गुफा संख्या 1। गुफा संख्या 1 में सीवी जातक कथा चित्रित की गई है। फिर है सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से निर्मित है? सारनाथ बुद्ध प्रतिमा हमारी चुनार बलुआ पत्थर से निर्मित है। 42 नंबर का क्वेश्चन है हमारा लोथर और कालीबंगा बोथार दोनों क्या है? गुजरात में स्थित है, पूरे मौर्यकालीन स्थल है, हड़प्पा कालीन या प्रागैतिहासिक स्थल है? तो इसका राइट आंसर है क्या? हड़प्पा कालीन स्थल है। फिर है 43 नंबर का गांधार का मूर्ति शिल्प अधिकतर किस पत्थर से निर्मित है? तो गांधार का जो मूर्ति शिल्प है वहां जो मूर्तियां मिली हैं वो ज्यादातर चिस्ट पत्थर से बनी हुई हैं। फिर 44 नंबर का क्वेश्चन है प्राचीन ग्रीक में स्त्री और पुरुष मूर्तियों को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है कुरोस और कोरे। 45 नंबर का क्वेश्चन है हमारा रोम स्थित संगमरमर में निर्मित विख्यात मूर्ति सिर्फ मोजेस किसकी रचना है? मोजेस बहुत फेमस है तो ये इसका राइट आंसर है माइकल एंजेलो। ये माइकल एंजेलो के द्वारा बनाई गई है। 46 नंबर का क्वेश्चन है हमारा वास्तुकला में प्रयुक्त पदबंध अबेकस
टिसिस और वोलुटिस निम्न में से किस से संबंध है? तो इसका राइट आंसर है आइकॉनिक ऑर्डर। 47 नंबर का क्वेश्चन है, द वर्ड ग्रेट हॉल ऑफ बुल्स वॉज यूज्ड फॉर विच केव? वेस्टर्न आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए वेस्टर्न आर्ट की प्री हिस्टोरिक केव से रिलेटेड है ये। प्रसबो वाला कच्छ शब्द किस गुफा के लिए प्रयुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है लास्को। फ्रेंड्स, मैंने लास्को की गुफा पे भी डिटेल वीडियो बनाया, उस पर मैंने दिखाया भी है कि मतलब क्या क्या वहाँ की फेमस चित्र हैं, कौन सी गुफा के, वो सारी चीजें भी मैंने क्लियर करी हैं। आप मेरे वो वीडियो भी देख सकते हो। हु हैज पेंटेड स्कूल ऑफ एथेंस? स्कूल ऑफ एथेंस नामक कृति का चित्रकार कौन है? तो स्कूल ऑफ फेमस पेंटिंग है एथेंस राफेल की। नेक्स्ट है हमारा विट्रूवियन मानव शरीर की आदर्श अनुपातिक आकृति की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है हमारा लियोनार्डो दा विंची। 50 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, जो प्राइमावेरा बसंत की रूपक कथा इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमावेरा, किस चित्रकार से संबंध है? तो इसका राइट आंसर है बोत्तिचेल्ली। इसका राइट आंसर है हमारा 51 नंबर का क्वेश्चन है, द टर्म कैनन वॉज फर्स्ट यूज्ड इन ग्रीक आर्ट बाई? कैनन शब्द ग्रीक कला में सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयुक्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर है पॉलीक्लतीस। पॉलीक्लतीस के द्वारा सबसे पहले कैनन शब्द, ये एक कैनन शब्द यूज हुआ था, जिसमें मतलब एक तरीके से इसको रूल या लॉ की तरह देखते थे। जो उसने शरीर मतलब जो वो बनाई थी, मूर्तियां वगैरह बनाई थी, उसके लिए उसने कुछ नियम, कुछ उसके रूल थे उसको आकृति निर्माण करने के, उसी के लिए कहा जाता है कैनन। उसको कैनन शब्द का उसने यूज किया था। फिर है द वर्ड एक्रोपोलिस। एक्रोपोलिस किससे संबंधित है? तो एक्रोपोलिस जो वहां पे क्या बोलते हैं, ग्रीस में जो वो बनते थे, उसमें जो सिटी को कहा जाता था। एक अपर सिटी होती थी, चारों तरफ मतलब ऊंचे हिल पे एक बनाते थे, उसको सिटी कहते थे। और एथेंस इसमें सबसे ज्यादा, मतलब एथेंस में सबसे ज्यादा एक्रोपोलिस देखे गए हैं। तो इसका राइट आंसर है सिटी। फिर है आइडेंटिफाई द आर्टिस्ट हु आर एसोसिएटेड विद जर्मन रेनेसा। पूछा है कि इनमें से कौन कौन से चित्रकार हैं जो जर्मन पुनर्जागरण से संबंधित हैं। जर्मन के लिए पूछा गया है, तो इसमें ड्यूरर थे जर्मनी से, और लूका क्रेनेक। तो स्पष्ट वाला इसका राइट आंसर है ड्यूरर एवं लूका क्रेनेक। 54th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मीडियम ऑफ विंसी लास्ट सपर? जो फेमस पेंटिंग है लास्ट सपर लियोनार्डो दा विंची की, उसके लिए पूछा गया है कि कौन से मीडियम में मतलब बना हुआ है। तो फ्रेस्को में बना हुआ है लास्ट सपर। इसका 4th वाला राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर का क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट क्रिश्चियन पेंटिंग इज फाउंड फ्रॉम? जो प्रारंभिक ईसाई चित्रकला है वो कहाँ, मतलब उसके उदाहरण सबसे पहले कहाँ मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर है कैटाकॉम्ब ऑफ रोम। कैटाकॉम्ब होता था, मतलब ये एक अंडरग्राउंड समाधि गृह माने जाते थे, इसमें जहाँ पे सबों को दफनाया जाता था, तो उसको कैटाकॉम्ब। तो सबसे जो क्रिश्चियन पेंटिंग के सबसे पहले उदाहरण जो हमें मिले हैं वो कैटाकॉम्ब में मिले हैं। फिर नेक्स्ट है, द ब्लैक एंड रेड फिगर्स आर एसोसिएटेड विद? काली और लाल आकृतियां किससे संबंध है? तो काली और जो लाल थी ये आकृतियां जो पात्रों में बनाई जाती थी, वो एथेनियन पात्रों से, मतलब एथेनियन उसमें साम्राज्य के समय जो कला थी, उसमें जो पॉट वगैरह, पॉटरी वगैरह बनती थी, उसमें ही काली और लाल आकृतियां बनाई जाती थी। फिर नेक्स्ट है, वेयर आर पिरामिड ऑफ खुफू, खफरे एंड मैकुरे? देखिए मिस्र की सभ्यता से संबंधित आ गया, पिरामिड से रिलेटेड क्वेश्चन है जो बहुत फेमस है, ये खुफू, खफरे और मैकुरे के पिरामिड। और ये कहाँ पे है? ये गीजा में है, विश्व भर में प्रसिद्ध है गीजा के पिरामिड। फिर है पार्थेनन एथेना मंदिर ग्रीक वास्तुकला किस शैली से निर्मित है?
ये अलग ये पूछा गया है। फिर से ग्रीक कला से संबंधित क्वेश्चन आ गया। पार्थेनन ये होता था प्रारंभिक मतलब मंदिर होते थे उनके, जो एथेन वहाँ के जो भगवान थे उनको समर्पित होते थे। ठीक है, इसमें ग्रीक में 3 तरीके की शैली देखी गई थी, आयनिक थी और डोरिक थी, रोमन सॉरी वो कोरिंथियन थी। तो ये डोरिक जो पार्थेनन था वो डोरिक शैली में बना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है द वर्ड पेचीपोडस यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला में किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला में मानव शरीर यानी टाइप ऑफ ह्यूमन बॉडी को एक था, उसको बोलते थे पेचीपोडस। नेक्स्ट है द स्नेक गॉडेस नाग देवी प्रतिमा किस सभ्यता से संबंधित है? तो नाग देवी की जो प्रतिमा है वो मिनोअन सभ्यता से संबंधित है। 61 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। मरती हुई शेरनी नामक उभारधार मूर्ति शिल्प किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो ये ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में सुरक्षित है। नेक्स्ट है 62 मानव मुखी पंख युक्त वृषभ किस सभ्यता से संबद्ध है? तो मानव मुखी जो पंख युक्त वृषभ है वो हमारा असीरियन सभ्यता से संबंधित है। देखिए वेस्टर्न आर्ट के से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इसमें। द फ्रेस्को डन इन पादुआ मतलब 14वीं सदी में पादुआ में बने भित्ति चित्र किस क्रांतिकारी चित्रकार ने बनाए थे? तो इसके लिए फेमस हैं हमारे जियोत्तो। सेकंड नंबर का आंसर इसका सही होगा, जियोत्तो इसके लिए फेमस थे। फिर है 64 ला मासू प्रतिनिधित्व करता है रिप्रेजेंट ह्यूमन हेडेड विंग्ड बुल, द बुल हेड, हार्प साउंड, स्नेक गॉडेस और जिगुरत। तो ये मानवमुखी पंख युक्त वृषभ है इसका राइट आंसर। ये मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंधित है। फिर है हमारा कैथेड्रल कॉल्ड नोत्रे डोम पेरिस किस शैली से है? तो इसके लिए फेमस है हमारी गोथिक शैली। गोथिक शैली के लिए ये चर्च नोत्रे डोम फेमस था। नेक्स्ट है रेनेसा पेंटर इन्वेंटेड स्फुमटो टेक्निक। रेनेसा विधि का आविष्कार स्फुमटो विधि का आविष्कार किस पुनर्जागरण कालीन कलाकार ने किया था? तो स्फुमटो का आविष्कार लियोनार्डो दा विंची ने किया था। ठीक है, फिर है नेक्स्ट द स्टोन हेज। एक चीज आपको यहाँ और बता दें, स्फुमटो यूरोप में पुनर्जागरण कालीन जब था, पुनर्जागरण था काल था, उसमें ना जो कलाकार थे उन्होंने अलग अलग टेक्निक यूज करी थी, जिसमें 4 टेक्निक बहुत ज्यादा, एक तो स्फुमटो हो गई और एक थी हमारी क्योरो और एक यूनिवन करके थी और एक कैंगिनेट करके थी। तो ये सारी टेक्निक थी अलग अलग, जिसमें कलाकार जैसे कि ये लियोनार्डो दा विंची ने स्पुमटो विधि का आविष्कार किया था। इसमें धुंध के समान कलर और टोन को मिक्स करते हुए बिना मतलब विदाउट क्या बोलते हैं वो लाइन और बॉर्डर के यूज किया जाता था मतलब कलर में। फिर उसके बाद जैसे और टेक्निक थी उसमें भी कलर और टोन का अलग अलग तरीके से यूज करके मतलब शेडो और हाईलाइट दिखाने के लिए कलाकार यूज करते थे। तो उसमें ही आपको नाम तो पता ही होने चाहिए, जैसे स्पुमटो विधि का आविष्कार विंची ने किया था और यूनियन है उसका आविष्कार वो राफेल ने किया था। तो अलग अलग टेक्निक के बारे में भी आप एक बार देख लेना। फिर है द स्टोन हेज इज सिचुएटेड इन, प्रस्तर खंड कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है इंग्लैंड। ये एक प्री हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट होते थे, मतलब पत्थरों के बड़े बड़े वो एक तरीके से एक अरेंज करके खुले जगह पे रखते थे, उसको बोलते हैं स्टोनहेंज और ये इंग्लैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए निम्नलिखित में से प्रमुख स्रोत कौन से हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी भी जानकारी हमें मिली है वो जो भी वहां उत्खनन वगैरह हुआ है, पुरातत्व उत्खनन, उससे ही हमें प्राप्त हुई है।
फिर है द वर्ड विप्रलब्धा शब्द संबद्ध है किससे? तो ये विप्रलब्धा एक नायिका भेद का ही रूप है। इसमें जो अलग अलग नायिकाएं हैं उसमें से एक विप्रलब्धा है। तो क्या हो गया इसका राइट आंसर? फोर्थ नंबर नायिका भेद। 70 नंबर का क्वेश्चन है हमारा थ्योरी ऑफ ध्वनि, ध्वनि सिद्धांत, स्थैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। ध्वनि सिद्धांत किससे संबंध है? तो ध्वनि सिद्धांत है हमारा आनंदवर्धन का। ठीक है। 71 नंबर का क्वेश्चन है हमारा श्रृंगार शतक नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? श्रृंगार शतक नामक ग्रंथ के बारे में ये भी एस्थेटिक से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर है भर्तृहरि। नेम द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड कॉम्परेटिव एस्थेटिक। कॉम्परेटिव एस्थेटिक के राइटर कौन है ये पूछा है। तो इसका राइट आंसर है केसी पांडे। एस्थेटिक से रिलेटेड भी अगर जो फेमस बुक्स होती हैं और उसके जो राइटर हैं उसके बारे में हमें एक बार देखना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है विच आर्टिस्ट वॉज अवॉर्डेड एज प्रोफेसर एमिरेट्स की बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन दिल्ली, कि प्रोफेसर एमिरेट्स की उपाधि किस चित्रकार को मतलब किस चित्रकार को सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है देवकी नंदन वर्मा, राजस्थान से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट है हमारा आनंद कुमार स्वामी ने क्यूरेटर के रूप में अपनी सेवाएं कहाँ प्रदान की थी? तो जो आनंद कुमार स्वामी थे उन्होंने वॉशिंगटन में यानी यूएस वॉशिंगटन संग्रहालय में अपनी सेवाएं क्यूरेटर के रूप में दी थी। फिर है 75 नंबर का क्वेश्चन अनुमतिवाद, ये भी एस्थेटिक से रिलेटेड आ गया। अनुमतिवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो अनुमतिवाद का सिद्धांत हमारा संकुक। ये जितने भी वो है सिद्धांत हैं ये किससे संबंधित हैं ये जरूर देखना होगा आप लोग को। फिर है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्ट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन प्रबंध कोश। प्रबंध कोश में कितने तरीके की कलाओं का उल्लेख है? तो प्रबंध कोश में 72 कलाओं की का उल्लेख है। फिर 77 नंबर का क्वेश्चन है जो घोड़वंगर है प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों के बारे में पूछा है। जो घोड़वंगर की गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित हैं? तो घोड़वंगर गुफाएं मिर्जापुर की पहाड़ियों पर स्थित है। फ्रेंड्स ये छोटी छोटी गुफाएं और इनके जो फेमस चित्र हैं प्रागैतिहासिक कालीन वो जरूर आप लोग एक बार चेक करिएगा, क्योंकि कई बार जैसे जो फेमस प्रागैतिहासिक स्पॉट होते हैं उसके अंतर्गत किसी चित्र को भी पूछ लेता है। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा चित्र जो फेमस है चित्र वो कहाँ मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत में जो फेमस जगह है वहां के चित्रों के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रस, नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार की रसों की व्याख्या है? तो नाट्य शास्त्र में 8 प्रकार के रसों की व्याख्या है। भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है। फिर है आलंबन और उद्दीपन निम्नलिखित में से किसके प्रकार हैं? तो आलंबन और उद्दीपन विभाव के प्रकार हैं। आलंबन और उद्दीपन ये भी रस से संबंधित क्वेश्चन है। फिर है दिए गए जोड़ों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कर्ण सुंदरी 11वीं सदी, कादम्बरी 7वीं सदी, मानसोल्लास 12वीं सदी, ये सारे राइट है। इसका जो रॉन्ग मैच है वो तिलक मंजरी 11वीं सदी, तिलक मंजरी 15वीं सदी का था। ठीक है। फिर से मैचिंग पूछा है। मैचिंग में पूछा है कि जैसे एक साइड ये दिया है पाइका, पिका और फॉन्ट, ह्यू, टेक्सचर। तो ह्यू तो हो गया हमारा रंग, पोत हो गया हमारा धरातलीय गुण, और ये जो होता है क्या पाइका पिका पिक्सल से रिलेटेड है। लेंथ ऑफ लाइन और फॉन्ट हो गया हमारा टाइप। तो इसका सेकंड वाला हो गया हमारा राइट आंसर। इससे मैच करेंगे हम अपना। जैसे फर्स्ट वन रेखा की लंबाई नापने की इकाई बोलते हैं, फिर फॉन्ट हो गया हमारा टाइप, तो इसका सेकंड वाला हमारा राइट हो गया। ह्यू रंग हो गया हमारा और पोत हो गया धरातली गुण। ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इन विच ईयर द ललित कला एकेडमी वॉज स्टेब्लिश्ड। राजस्थान ललित कला एकेडमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
तो 1957 में राजस्थान ललित कला की स्थापना हुई थी। और अगर मेन पूछता है दिल्ली के लिए तो 1954 में उसकी स्थापना हुई थी। फिर है मैचिंग है, फिर से पूछा है महाराष्ट्र ट्रेडिशन फोक आर्ट से रिलेटेड पूछ लिया है। महाराष्ट्र का, गुजरात का, राजस्थान और बंगाल का। तो महाराष्ट्र का हो गया हमारा 4th नंबर का चित्रकथा परंपरा, और गुजरात हो गई हमारी गरोडा परंपरा। फिर है नेक्स्ट राजस्थान, राजस्थान की हो गई फड़ और कावड़, और बंगाल की हो गई पटुआ। तो इसका थर्ड वाला हो गया हमारा राइट आंसर। थर्ड वन इज राइट आंसर। फिर 84 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। ये बस आपको एक बार रीडिंग जैसी लगा लेनी है, एक बार देख लेने हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आ जाते हैं। ये किसी भी पेपर में रिपीट हो सकता है। डांसिंग गर्ल मोहनजोदाड़ो, ये भी पूछा है कि कहाँ पे कौन सा संग्रहित है। ठीक है, डांसिंग गर्ल मोहनजोदाड़ो का पूछा है, नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली। फिर है सुल्तानगंज बुद्ध सिटी म्यूजियम बर्मिंघम। फिर है परखम यक्ष के लिए पूछा है आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम मथुरा, और रिवर गॉडेस ऑफ गंगा, तो सेकंड वाला बोस्टन म्यूजियम। तो इसका फर्स्ट वन है फर्स्ट वन वाला हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित स्तूपों को काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। स्तूप दिए हुए हैं और इसको पूछा गया है सांची, सारनाथ, अमरावती और भरहुत स्तूप। तो इसमें सीक्वेंस मिलाना है। तो सबसे पहला है हमारा सांची स्तूप आ गया, फिर आ गया हमारा भरहुत स्तूप, देन ये अमरावती, और लास्ट में हमारा सारनाथ स्तूप। ठीक है, तो इसका थर्ड वाला हो गया राइट आंसर। 86 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है ये भी मैचिंग है, विशाख दत्त, शूद्रक, कालिदास और भास। ये भी मैचिंग मिलाना है। तो विशाख दत्त का हो गया मुद्रा राक्षस, शूद्रक का हो गया मृक्षकटिकम, फिर कालिदास का हो गया मालविका अग्निमित्रम, और भास का हो गया स्वप्ना वासवदत्ता। तो इसका फर्स्ट वाला हो गया हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 87 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ये भी है मैचिंग। राजा पूछे हैं, और एक तरफ शैलियां दी हैं, गुलेर शैली, कांगड़ा शैली, बसोली शैली और नूरपुर शैली। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आ गया हमारा गुलेर से हो गए हमारे गोवर्धन चंद्र, फिर कांगड़ा हो गया संसार चंद्र, सबको पता है। बसोली हो गए हमारा अमृतपाल, और नूरपुर हो गए हमारे जगत सिंह। तो इसका थर्ड वाला हो गया हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट 88 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ये भी मैचिंग है हमारी फिर से। इसमें कह रहा है कि हरजमल, कृपाल, फिर नैनसुख मानक, परखू फत्तू और मौलाराम आत्माराम, और इधर शैली दी है, इस तरफ चित्रकार दिए गए हैं। मैचिंग करना है इसमें भी हमें। तो जो हरजमल ये हो गए हमारे नूरपुर से, फिर नैनसुख गुलेर से, और परखू फत्तू हो गए हमारे कांगड़ा शैली से, और मौलाराम हो गए हमारे गढ़वाल से। तो इसका सेकंड वाला होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट 89 नंबर का क्वेश्चन है, इस पे चलते हैं। ये भी संग्रहालय से संबंधित है। इसमें पूछा है कि अशोक कालीन प्रतिमा कहाँ है। कनिष्क की अवाक्ष प्रतिमा, गोवर्धनधारी कृष्ण और दीदारगंज यक्षी। तो अशोक कालीन सिंह प्रतिमा हो गई हमारी सारनाथ, कनिष्क की अवाक्ष प्रतिमा हो गई हमारी मथुरा, गोवर्धनधारी कृष्ण हो गए भारत कला भवन, और दीदारगंज यक्षी हो गई हमारी पटना। तो इसका फर्स्ट वाला हो गया हमारा राइट आंसर। 90 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ये भी मैचिंग है, स्टाइल पूछी है। ये देखिए, सबसे पहला है निहाल चंद्र,
निहाल चंद, मौला राम, साहिब राम और निसार दिन। तो इसके लिए सबसे पहले हो गए निहाल चंद के लिए हो गए किशनगढ़ शैली, फिर मौला राम के लिए हो गए हमारी पहाड़ी शैली, फिर हो गया हमारा साहिब राम जयपुर शैली, और लास्ट में निसार दिन हो गए हमारे मेवाड़ शैली। तो इसका सेकंड वाला हो गया हमारा राइट आंसर। फिर है 91 में फिर से मैचिंग पूछी गई है। इस तरफ आर्टिस्ट दिया है और उसके फेमस काम से पूछा गया है। कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत के लिए हो गया हमारा ब्लू पॉटरी। फिर है गोवर्धन लाल जोशी, जो कि भीलों का चितेरा, ये फर्स्ट वाला इनका राइट हो गया। PN चोयल जो हो गया बुफेलो सीरीज, और लास्ट वन है द्वारिका प्रसाद शर्मा, ये हो गए हॉर्स सीरीज। तो इसका फर्स्ट वाला हो गया हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 92 नंबर का, ये भी मैचिंग है हमारी। इसमें पूछा है जॉर्जियोन, जियोत्तो, पुशिन और रूबेंस, सब इस तरफ फेमस पेंटिंग भी दी गई है उनकी, और ये हमें मैचिंग करनी है इससे। तो जॉर्जियोन की हो गई हमारी द टेम्पेस्ट, फिर जियोत्तो की हो गई हमारी लेमेंटेशन ऑफ द डेड क्राइस्ट, फिर हो गई पुशिन की हो गई रेप ऑफ सेबाइंस, और रूबेंस की हो गई गार्डन ऑफ लव। तो इसका हमारा सेकंड वाला हो गया राइट आंसर। नाइन्टी 93 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ये भी मैचिंग है। 93 में भी एक्रोपोलिस, हागिया सोफिया, कॉलम ऑफ ट्रोजन और ईस्टर ग्रेट। ठीक है, इस तरफ सिटी भी दी गई है, इससे मैच करना है हमें। तो एक्रोपोलिस हो गई हमारी एथेंस, फिर हो गया हमारी हाजिया सोफिया, ये हो गया हमारा इस्तांबुल, फिर हो गया थर्ड वाला कॉलम ऑफ ट्रोजन, ये हो गया हमारा रोम, और लास्ट वन है द ईस्टर गेट, हो गया हमारा बेबीलोन। तो इसका सेकंड वाला हो गया हमारा राइट आंसर। 94 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 94 में फिर से मैचिंग है। गेट ऑफ पैराडाइज, फिर है बाउंड स्लेव, थिंकर और द जुकोन। फिर सबसे पहला फर्स्ट नंबर है गेट ऑफ पैराडाइज, गिभर्ती की है। सेकंड है बाउंड स्लेव है हमारी माइकल एंजेलो। द थिंकर हो गई हमारी रोदा। फिर लास्ट वन है द जुकोन, ये हो गए हमारी दोनातेल्लो। तो इसका फर्स्ट वाला हो गया हमारा राइट आंसर। फिर मैचिंग दी है, बुक्स दी हैं एक तरफ और इसको मैच करना है। सबसे पहले एल्बर्ट आल्चिन, आर्ट एंड विजुअल परसेप्शन। ठीक है, ए रूडोल्फ का हो गया हमारा पर्पस ऑफ आर्ट। जॉन रस्किन की हो गई हमारी मॉडर्न पेंटर्स, और EH गॉम्ब्रिज, इनकी हो गई हमारी आर्ट एंड इल्यूजन। ठीक है, तो इसका सेकंड वन वाला हो गया राइट आंसर। नाइन्टी 96 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ये भी मैचिंग है। इसमें थ्री ग्रेसेस हो गई हमारी रॉफेल की, स्लीपिंग वीनस हो गई टिशियन की, और ट्रिब्यूट मनी तो मासाचियो की हो गई, और लास्ट जजमेंट सबसे फेमस माइकल एंजेलो। तो इसका फर्स्ट वन हो गया हमारा राइट आंसर। मैचिंग में एक बेनिफिट होता है, अगर आपको 2-3 क्लियर हैं तो आपको मैचिंग में पूरा क्लियर करने में सही रहता है। फिर है 97 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी हमारी मैचिंग है। फिर से ये वर्जिन ऑफ रॉक्स, सिस्टाइन मेडोना, मेडोना एंड चाइल्ड, मेडोना ऑफ लॉन्ग नेक। तो सबसे पहले वर्जिन ऑफ रॉक हो गए लिनार्डो दा विंची। सिस्टाइन मेडोना हो गई हमारी परमा जियानियो, और मेडोना एंड चाइल्ड ये हो गई राफेल की, मेडोना ऑफ लॉन्ग नेक।
सॉरी यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। वर्जिन ऑफ रॉक हो गई हमारी लियोनार्डो दा विंची की, सिस्टाइन मेडोना हो गई हमारी टिशियन की, और मेडोना एंड चाइल्ड हो गई हमारी रेफेल की, एंड मेडोना ऑफ लॉन्ग नेक हो गई पार्मिजियानियो की। ठीक है, तो इसका फोर्थ वन हो गया हमारा राइट आंसर। मेडोना मेडोना 2 टाइम्स था इसलिए कंफ्यूजन हो गया थोड़ा। फिर 98 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। 98 नंबर के क्वेश्चन में फिर से मैचिंग है। थ्योरी ऑफ अलंकारा, अलंकार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ अनुमतिवाद, अनुमतिवाद का सिद्धांत, फिर है थ्योरी ऑफ ध्वनि एंड थ्योरी ऑफ अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरी ऑफ अलंकार, थ्योरी ऑफ अलंकार हो गई हमारी भामा की। ठीक है, फिर है थ्योरी ऑफ अनुमतिवाद, थ्योरी ऑफ अनुमतिवाद हो गई हमारी शंकु की। फिर है थ्योरी ऑफ ध्वनि, ये हो गई हमारी आनंद वर्धन की। और लास्ट वाला हो गया थ्योरी ऑफ अभिव्यक्तिवाद, ये हो गई हमारी अभिनव गुप्त की। तो इसका थर्ड वाला हो गया हमारा राइट आंसर। फिर से मैचिंग है 99 नंबर की। इसमें ए कुमार स्वामी आथर है और इस तरफ बुक दिया है मनोहर कौल, एच ब्रेंड्रिक, एच गॉर्डन। ठीक है, तो आनंद कुमार स्वामी की हो गई हमारी डांस ऑफ शिवा, मनोहर कौल की हो गई हमारी ट्रेंड्स इन इंडियन पेंटिंग, और एच ब्रेंड्रिक की हो गई हमारी प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, और एच गार्डन की हो गई इंडिया रॉक पेंटिंग। तो इसका सेकेंड वन हमारा हो गया राइट आंसर। फिर है 100 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। इसमें फिर से मैचिंग दी है रसराज, रासमंजरी, रसिक प्रिया और प्रबंध कोश। तो सबसे पहले हो गए रसराज से रिलेटेड हो गए मतीराम, रासमंजरी से रिलेटेड हो गए हमारे भानुदत्त, रसिक प्रिया से रिलेटेड हो गए केशव दास, और प्रबंध कोश हो गया राजशेखर। तो इसका सेकंड वाल हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 101, सुरेश वर्मा का चित्र कौन सा है? तो सुरेश वर्मा का चित्र है रेड ऑन रेड। थर्ड वन हो गया इसका राइट आंसर। राजस्थान के ही चित्रकार हैं ये। 102 आ गया, फिर से मैचिंग है 10 कुमार चरित, शिल्पसूत, तिलक मंजरी और श्रृंगार शतक। तो सबसे पहले हो गया 10 कुमार चरित का यहाँ पे दंडी, फिर शिल्प सूत्र का हमारे भुवन देव, तिलक मंजरी का धनपाल, और श्रृंगार शतक का हो गया हमारा भृतहरि। तो सेकंड वन वाला इसका हो गया राइट आंसर। फिर है यहाँ पे देखिए सीक्वेंस मिलाने को भी पूछा है। सबसे पहले पूछा है टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हमजा नामा, प्रज्ञा पारमिता, चौर पंचाशिखा और काल का चार्प कथा। तो सबसे पहली बात तो हमजा नामा तो आएगा ही नहीं, हमजा नामा तो सबसे लास्ट में आएगा, या ये इनमें से ही होना है। तो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आई हमारी प्रज्ञा पारमिता, फिर नेक्स्ट है चौर पंचाशिखा, फिर काल का चार्प कथा, और फिर लास्ट में हमजा नामा। तो इसका फोर्थ वन वाला हो गया हमारा राइट आंसर। फिर है 104 का, इसमें फिर से मैचिंग दी गई है। इसमें पूछा गया है स्तूप है, इसमें अमरावती बनियान का बुद्ध और सारनाथ का स्तूप और सांची का स्तूप। तो सबसे पहले हो गया हमारा अमरावती स्तूप, फिर हो गया हमारा सांची स्तूप, फिर सारनाथ, फिर बनियान का बुद्ध। सेकंड वन हो गया इसका राइट आंसर। 105 में चलते हैं, ये भी मैचिंग है। सबसे पहले आए हमारे गोवर्धन, फिर मंसूर, फिर दसवंत, फिर अब्दुस्मद। इसमें पूछ रहा है आरोही क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो सेकंड वन वाला इसका सही हो गया, गोवर्धन, मंसूर, दसवंत और अब्दुल समद। फिर है 106 नंबर का क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछ रहा है रंगों के सही क्रम का चयन करो, रंगों के सही क्रम का चयन करो।
सबसे पहला पूछ रहा है, मतलब पहले कैसे, सबसे पहले तो हो गया हमारे प्राथमिक रंग, फिर द्वितीयक रंग, फिर हो गया तृतीयक और फिर चतुष्क। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरनरी। 107 का क्वेश्चन है हमारा, ये फिर से पूछ रहा है अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, 107 का है ये। निसार दिन, फिर वीरजी भाटी, फिर निहाल चंद और साहिब राम, तो थर्ड वन हो गया इसका राइट आंसर। फिर 108 की तरफ पढ़ते हैं, विष्णु के अवतारों की दशा अवतार संकल्पना का सही अनुक्रम बताइए। ये क्वेश्चन कई बार और एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, नेट में भी इसको पूछा गया है पहले, कि विष्णु के अवतारों का जो 10 अवतार थे उसमें से सही अनुक्रम पहचानिए। तो सबसे पहले हो गया मत्स्य, फिर कूर्म, फिर वाराह, फिर नरसिंह। थर्ड वाला हो गया इसका राइट आंसर। 109 की तरफ आते हैं, भारतीय चित्रकला में चित्र षडांग के सही अनुक्रम का चयन पूछा है। तो रूप भेदा, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना, तो सेकंड वन हो गया इसका राइट आंसर। आपको श्लोक भी याद है तो आप तुरंत क्लियर कर लोगे इसको। फिर है 10 नंबर का क्वेश्चन, 110 का, सम्रांगण सूत्रधार में वर्णित चित्रकर्म को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हो गया चित्रोद्देश्य, फिर हो गया भूमिबंध, लेप्य कर्म और अंडक प्रमाण। थर्ड वन हो गया इसका राइट आंसर। फिर 111 पे चलते हैं, फिर से ये मैचिंग आ गया। सबसे पहले है हमारी बृहत संहिता, फिर कादम्बरी, फिर अभिनव भारती और फिर पंचदशी। वन 112 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, फिर से मैचिंग पूछी गई है यहाँ। तो सबसे पहले हमारे पाणिनि, फिर भास, वात्स्यायन और कालिदास, लास्ट में सबसे कालिदास आए। फिर है 13 नंबर का क्वेश्चन, ये भी मैचिंग है फिर से इसमें। तो डांसिंग गर्ल, फिर उसके बाद मोहनजोदाड़ो, सुल्तानगंज की बुद्ध प्रतिमा, चौलकालीन पार्वती प्रतिमा, फिर चौलकालीन नटराज प्रतिमा, तो इसका फोर्थ वन हो गया हमारा राइट आंसर। 14th नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये पूछ रहा है कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। तो सबसे पहले हो गई हमारी अजंता केव्स, फिर कार्ले केव्स, फिर बादामी और फिर लास्ट में हो गई हमारी एलोरा केव्स। 15th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले गोवर्धन लाल जोशी, फिर देवकी नंदन शर्मा, द्वारका प्रसाद और कृपाल सिंह शेखावत। आर्टिस्ट को कालक्रम अनुसार लगाना है यहाँ पे। 16th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले बर्थ ऑफ वीनस, फिर मोनालिसा, स्कूल ऑफ एथेंस और ड्रंकनेस ऑफ नूह, नूह का मद। सेकेंड वन हो गया इसका राइट आंसर। फिर पूछ रहा है अरेंज अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द आर्टिस्ट, निम्नलिखित चित्रकारों को काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले होगा जियोत्तो, फिर मासाचियो, फिर बोत्तिचेली और राफेल सबसे लास्ट में, सबसे छोटे थे, सबसे कम उम्र में ही इनकी डेथ भी हो गई थी। फिर है हमारा नीचे दिए गए पुनर्जागरण कालीन चित्रकारों को काल क्रमानुसार सही क्रम में चुनिए। ठीक है, इसका राइट आंसर है 4th नंबर वाला, बोत्तिचेली, वेरेचियो, मोंटेग्ना और फ्रांजेल्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित सभ्यताओं को काल क्रमानुसार चुनिए। तो सबसे पहले हमारी सुमेरियन सभ्यता, फिर अक्कद सभ्यता, असीरियन और फिर मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइकल एंजेलो की कृतियां दी गई हैं, मूर्तियां, इसमें पूछा है इसको व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हमारी आ गई पिएटा, 1498 में थी, बनी थी। फिर हो गई डेविड
ये 1505 में बनी। फिर हो गई मोजेस 1513 में, और फिर ये लास्ट में आ गई रोनानी पिएटा, ये 1564 से बनी, और लास्ट तक उन्होंने अपने जीवन के लास्ट तक इसको बनाया था। फिर तो ये फर्स्ट नंबर इसका सही हो गया। फिर नेक्स्ट है 21 नंबर का। इसमें बोल रहा है सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल, काल क्रम के घटते ऊपर से नीचे क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ऊपर से नीचे क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें है ये एरेक्थम, हाजिया सोफिया, कोलजियम और ग्रेट स्फिंक्स। इसमें आप देखोगे तो ग्रेट स्फिंक्स तो लास्ट का हो गया, उसमें मिस्र से रिलेटेड है, मिस्र में। और इसमें ये है कि मेरे हिसाब से तो मुझे ये क्वेश्चन सही नहीं लग रहा है, क्योंकि ये ग्रीक काल में बना था, ओल्ड टेम्पल एथेंस का था, पर आरपीएससी ने इसको सही दे रखा है। तो ये तो 406 बीसी का है, लगभग ईसा पूर्व का है। फिर हजिया सोफिया, इसका टाइम भी रोमन साम्राज्य का है, ये लगभग 537 ईस्वी का है। कोलिजियम ये 70 से 80 ईस्वी का, और ग्रेट स्फिंक्स तो गिजा उसका हो गया, मिस्र का। तो इसके हिसाब से तो इसमें इन्होंने फोर्थ आंसर दिया है, पर अगर हम ऐसे देखें ऊपर से नीचे आ रहा है तो सबसे ये हो गया हमारा हाजिया सोफिया होना चाहिए, फिर कोलिजियम होना चाहिए, फिर उसके बाद होना चाहिए हमारा ये वाला एरेक्थियम वाला, और लास्ट में ग्रेट स्फिंक्स। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप लोग देख लेना, क्योंकि आरपीएससी के भी कई आंसर मतलब गलत हैं उसमें भी। जयदेव कृत गीत गोविंद किस चित्रकार ने चित्रित किया था? जयदेव कृत जो ये पूछा है, गीत गोविंद किसने चित्रित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा राम गोपाल विजय वर्गी। राम गोपाल विजय वर्गी ने चित्रित की थी इसकी श्रृंखला। फिर है 123 नंबर का, फिर से पूछा है पुनर्जागरण कालीन जो कलाकार चित्रकृतियां हैं, पेंटिंग्स हैं, उसको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए कि पहले कौन बनी फिर कौन। तो इसमें सबसे पहले आ गई द ट्रिब्यूट मनी, फिर बर्थ ऑफ वीनस, लास्ट सपर, और फिर क्रिश्चियन ऑफ एडम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी रॉन्ग है, सही कालक्रम नहीं है ये, मतलब इसको रॉन्ग कर दिया गया था, क्योंकि रूबेंस, रेम्ब्रा, तीशन, निकोलस पुसिन का दिया है। तो रूबेंस तो हमारा हो गया 1577 में, और रेम्ब्रा 1606 ईस्वी में। तो रेम्ब्रा तो सबसे लास्ट में है, क्योंकि टीशियन 1490 में इनका जन्म हुआ था, और फिर उसके बाद पुशिन 1594। तो इसके अकॉर्डिंग तो रेम्ब्रा लास्ट में हुए, और रेम्ब्रा इसमें चारों में नहीं है, तो ये रॉन्ग क्वेश्चन है। फिर 125 पे चलते हैं, सही कालक्रम अनुसार फिर से पूछा है। इसमें सबसे पहले आ गए ईवी हेवल, देन आनंद कुमार स्वामी, स्टेला क्रेमरिस, और लास्ट में निहार रंजन राय। तो इसका फोर्थ वाला सही हो गया। फिर 126 पे चलते हैं। अब कथन आ गया है, ड्राइंग इज बेसिक कंपोनेंट ऑफ ऑल विजुअल आर्ट्स, आरेखन समस्त दृश्य कलाओं का आधारभूत घटक है। एकदम सही है। तर्क दिया है क्योंकि इसके बिना रूप और छवि का निर्माण संभव नहीं है। तो इसमें दोनों सही होगा, क्योंकि मतलब बिना किसी ड्राइंग के जो हम दृश्य कला होती है उसमें आलेखन या ड्राइंग कुछ बना नहीं होगा, तब तक हमें वो क्लियर ही नहीं होगा चीज की क्या बनाया है। ड्राइंग अगर नहीं हुई तो फिर उसका जब बेस ही नहीं है तो वो दृश्य कला होगी ही नहीं। तो ये तो एकदम सही हो गया कि जो आलेखन होता है वो समस्त दृश्य कलाओं का मेन होता है, आधारभूत घटक होता है, क्योंकि इसके बिना हम किसी भी छवि और रूप का निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है। फिर नेक्स्ट है 127। इसमें पूछ रहा है इन फोक आर्ट एवरीडे ऑब्जेक्ट ऑफ डेली इज डेकोरेटेड एंड ब्यूटीफुल, लोक कला में दैनिक जीवन के उपयोग की प्रत्येक वस्तु अलंकृत और सुंदर बना दी जाती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि लोक जीवन में जीवन सरल और अपरिष्कृत रूप में होता है, अतः लोक कलाकार ऐसी दैनिक वस्तुओं की निरस्ता को दूर कर उन्हें सजीव व्यंजकों में बदल देते हैं। तो इसमें भी ये दोनों कथन सही है, क्योंकि फोक आर्ट आप देखते हो उसमें सिंपल लाइन से, ज्योमेट्रिकल फॉर्म से, और मतलब लाइन के ही फ्लावर बना दिया, लाइन से ही मोटिव्स बना दिए अलग अलग तरीके से। तो ये बहुत
सरल और आकर्षक होती है, बहुत अलंकृत होती है, तो ये बात एकदम सही है। और ये भी दूसरा कथन, इसका तर्क भी सही है, क्योंकि जो हमारा लोक व्यवहार सामाजिक जीवन है बहुत सरल और अपरिष्कृत रूप में होता है। तभी जो लोक कलाकार होते हैं, फोक आर्टिस्ट होते हैं, वो दैनिक वस्तुओं की ही निरस्ता को दूर करने कर उन्हें सजीव व्यंजक में बदल देते हैं। तो इसका दोनों हो गया सही, यानी ए और आर दोनों सही है। ठीक है, 128 नंबर पे चलते हैं हम अब। फिर से ये कथन है, इसमें कह रहा है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक रंग के मिश्रण से तृतीयक रंग बनते हैं। ये एकदम सही है कथन, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी रंग मिला के ही हम तृतीयक रंग बनाते हैं, क्यों जिसके कारण तृतीयक रंग दो शब्दों के नाम होते हैं, जैसे नीला हरा, लाल बैगनी और पीला नारंगी। ये भी एकदम सही है। तो इसका भी हो गया हमारा, दोनों ए और आर दोनों सही हो गए इसके। नेक्स्ट चलते हैं 129 नंबर पे। 129 नंबर का है, डिजाइन में रंग दर्शकों के मानस पर विभिन्न प्रभाव डालते हैं। तर्क दिया है, क्योंकि रंग सांस्कृतिक बोध के साथ साथ व्यक्तिगत अभिरुचि को भी प्रभावित करते हैं। ये भी दोनों ही सही हैं, क्योंकि जो डिजाइन होती है वो डायरेक्ट जो मतलब हम देखते हैं तो हमारे सीधे मन पे प्रभाव डालता है, और जो रंग होते हैं वो सांस्कृतिक बोध के साथ साथ मीन्स हर एक कलर का अपना एक इफेक्ट होता है, हर कलर एक भाव से जुड़ा होता है। कुछ नीरस कलर होते हैं, कुछ उत्साही कलर होते हैं, अलग अलग तरीके से कलर यूज करता है कलाकार, तो वो उसकी अपनी व्यक्तिगत रुचि पर भी को भी प्रभावित करता है। तो इसके दोनों सही हो गए, ए और दो दोनों सही हैं इसमें भी 129 में। नेक्स्ट चलते हैं हम 30 पे। फ्रेस्को सेको की तुलना में फ्रेस्को बीनो में रंग ज्यादा टिकाऊ होते हैं। ये एकदम सही है। फ्रेस्को सेको एक सूखी शुष्क होती है, उसमें सूखी दीवार पे काम करते हैं। फिर है, तर्क दे रहा है, क्योंकि फ्रेस्को बुनो शुष्क प्रक्रिया, जबकि फ्रेस्को सेको सीधे प्लास्टर पर चित्रित किया जाता है। पर इसका आर ये एकदम सही नहीं है दूसरा वाला, क्योंकि ये उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे 30 नंबर। तो इसका ये हमारा हो गया कि ए सही है पर आर हमारा गलत है। फ्रेस्को ब्यूनो हमारी गीली उस पे की जाती है और फ्रेस्को सेको हमारी शुष्क तो सूखी उस पे की जाती है। फिर है, नाट्य शास्त्र व्यापक रूप से रंगमंच से संबद्ध है, और रंगमंच से संबंध है एकदम सही है। कला के विभिन्न क्षेत्र नाट्यशास्त्र से संबंधित है, और ये भी दोनों सही है। इसमें भी हो गया, ए और आर दोनों सही है। भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र था, उन्होंने उसको रस सिद्धांत प्रतिपादित किया था जो रंगमंच से संबंधित है, ये सही है। और इसका जो तर्क है, ये विभिन्न क्षेत्र नाट्य शास्त्र से संबंधित है, ये भी एकदम सही है। तो उसके भी दोनों हो गए राइट हमारे। नेक्स्ट है, सृजनात्मक आवेग समस्त कलाओं में एक प्रमुख बल है। ये एकदम सही है। तर्क दे रहा है, कलाकार सर्वोच्च सत्ता के आनंद को अनुभूत करते हैं। बट इसका जो तर्क दिया है ये सही नहीं है, तो ये इसका हो गया हमारा ए सही है पर आर गलत है। नेक्स्ट चलते हैं 133 पे। माइकल एंजिलो की कला में मानव देह की हमेशा शक्तिशाली एवं गव्यात्मक पात्र के रूप में व्यक्त किया गया है। क्योंकि तर्क दिया, उनका मानना है कि आत्मा आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली और देह के पात्र की कैद से मुक्त होने के लिए निरंतर संघर्ष करती रहती है। बट इसका तर्क नहीं सही है। ये सही है कि जो माइकल एंजेलो थे, उनकी जो मतलब कलाकृतियां थी उसमें ह्यूमन बॉडी पावरफुल और डायनेमिक दिखाई गई हैं। बट इसका जो तर्क दिया है कि उनको बिलीव था कि जो आत्मा होती है वो देह के पास से कैद से मुक्त होने के लिए निरंतर संघर्ष करती है, ये सही नहीं है। तो इसका सेकंड वाला हो गया, ए सही है पर आर गलत है, उसका तर्क सही नहीं है। ठीक है, 34 नंबर पे आते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन है, रेखांकन में सामान्यतः 4B पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। एकदम सही है। फिर है, उसका तर्क भी दे रहा है, क्योंकि 4B पेंसिल में प्रयुक्त ग्रेफाइट कोमल होता है, जिसके कारण उससे हल्की से लेकर गहरी आभा प्राप्त की जा सकती है। ये भी दोनों सही है, क्योंकि 4B पेंसिल से हम जब
स्केचिंग वगैरह करते हैं और उसमें टोन अलग अलग प्राप्त हो जाती है, तो ये हल्की से गहरी सभी आभा प्राप्त की जा सकती है। तो इसके भी दोनों सही हो गए, ये इसका थर्ड वाला सही हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पारंपरिक कला सुदृढ़ है। बिल्कुल सही है, स्ट्रॉन्ग है हमारी भारतीय इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट, क्योंकि उसकी सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक पृष्ठभूमि सुदृढ़ है। ये भी एकदम सही है, क्योंकि जो इंडियन आर्ट है वो हमारी एकदम मतलब वो है, स्ट्रॉन्ग है। और जो इसका जो तर्क दिया है यहाँ पे, ये भी एकदम सही है, क्योंकि उसकी जो सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक, क्योंकि भारतीय सभ्यता की तो देश विदेशों में ही तारीफ होती है। तो दोनों इसके सही हो गए, ए और आर दोनों सही है। 36 पे चलते हैं। 36 नंबर का है क्वेश्चन हमारा, फ्रॉम प्री हिस्टोरिक पीरियड द स्टोन हैज बीन यूज्ड एज अ मोस्ट कॉमन मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन बाय द आर्टिस्ट। एकदम सही है, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल को ही तो पाषाण काल, पत्थर काल की कला कहते हैं। उसमें का जो प्रागैतिहासिक मानव था, उसने सबसे पहले पत्थरों को ही अपना माध्यम बनाया था, धरातल बनाया था, जिसमें वो चित्र बनाता था भिन्न भिन्न तरीके से। फिर उसके बाद इसका रीजन बोल रहा है, क्योंकि भावों की अभिव्यक्ति के लिए यह प्रचुर मात्रा में सुलभ और अधिक टिकाऊ था। ये भी एकदम सही है, और ये वाला कथन भी पहले यूजीसी नेट में भी ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो तर्क भी देखिए रिपीट हो जाते हैं, कोई भी क्वेश्चन किसी भी पेपर में आ सकता है तर्क में, सीक्वेंस में, तो आप सभी को इसकी तैयारी करते रहने पड़ेगी। तो ये दोनों इसमें सही है, क्योंकि जो पत्थर होता है उसमें आसानी से, मतलब जो भी हम ड्रॉ करते हैं आसानी से हो जाता है, और वो एक सबसे ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है और सबसे ज्यादा टिकाऊ भी है, क्योंकि बहुत टाइम तक वो रहता है। क्योंकि प्रागैतिहासिक कालीन मानव की कलाकारी अभी तक हम देख पा रहे हैं, क्योंकि वो पत्थरों में बनी हुई है और अभी तक वो उपस्थित है हमारे सामने। फिर है 137 पे चलते हैं, भारतीय कला समग्र रूप से अभिव्यंजनवादी है। ठीक है, इंडियन आर्ट इज एक्सप्रेशन इन टोटली, एकदम सही है, क्योंकि भावपूर्ण है भारतीय जो कला है हमारी, क्योंकि कला प्रारूप में ही जीवन शक्ति या प्राण अभिव्यक्ति में अंतर्निहित है। ये भी हमारा एकदम राइट है, बिकॉज द लाइफ फोर्स और प्राणा इज एक्सप्रेस्ड विद इन आर्ट फ्रॉम, क्योंकि जो भारतीय सभ्यता है वैसे भी बहुत सुदृढ़ और सभी सभ्यताओं में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, और ये भाववादी सभ्यता भी कही जाती है। तो ये दोनों इसके सही हो गए हमारे। नेक्स्ट चलते हैं हम 38 नंबर पे। 38 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, पुनर्जागरण काल में परिपेक्ष एक महत्वपूर्ण त्रिआयामी दृश्य तत्व के रूप में उभरा। ये एकदम सही है। ठीक है, फिर कह रहा है, तर्क दे रहा है इसका, पुनर्जागरण कालीन चित्रकारों में त्रिआयामी प्रभाव सृजित करने के लिए परिप्रेक्ष का प्रयोग किया। ये भी एकदम सही है, क्योंकि रेनेसां पीरियड में पर्सपेक्टिव का सबसे ज्यादा 3 डायमेंशन का यूज हुआ था। तो इसके भी दोनों हो गए हमारे सही, पहला और दूसरा दोनों सही हुए। फिर चलते हैं 139 नंबर पे। ये बोल रहा है, कांगड़ा और गुलेर चित्र शैली अपने सुकुमार रेखांकन एवं उद्यात रंगों के लिए विख्यात है। क्योंकि कांगड़ा शैली और गुलेर शैली के चित्र बहुत ही ज्यादा आकर्षक हैं, और उनमें जो रेखाओं वगैरह का यूज हुआ है वो बहुत ही सॉफ्ट है, कलर बहुत अच्छे यूज किए गए हैं एकदम। तो ये एकदम सही हो गई ये बात, पहला वाला हमारा सही है। तर्क क्या दे रहा है, क्योंकि उन्होंने आरंभिक भारतीय तथा मुगल कला परंपरा की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धियों को आत्मसात किया था। ये भी एकदम सही है। क्यों, तो हमारा इसका भी 4th नंबर का आंसर सही हो गया, ए और आर दोनों सही हो गए। फिर चलते हैं 40 नंबर के क्वेश्चन पे। 40 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, गोथिक काल में मूर्ति एवं की तुलना चित्रकला की भूमिका कम रही है। ये भी एकदम सही है, क्योंकि गोथिक जो पीरियड था उसमें मूर्ति कला और भवन निर्माण का ज्यादा विकास हुआ था, क्योंकि चित्रकला की अपेक्षा नव स्थापत्य निर्माण ने प्लास्टिक कलाओं को व्यापक क्षेत्र प्रदान किया। ये इसका रीजन भी एकदम सही है। तो इसमें भी हमारा 2nd नंबर वाला सही हो गया, दोनों सही हैं। 41 पे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। ये बोल रहा है, राजस्थान की लोक चित्रकला शाहपुरा की फट चित्रों से जानी जाती है।
ये सही है क्योंकि जो राजस्थान की लोक चित्रकला है शाहपुरा फट के नाम से जानी जाती है। राजस्थान की लोक जो फोक पेंटिंग ऑफ राजस्थान आर आल्सो आइडेंटिफाई विद पटचित्र ऑफ उड़ीसा, ये लेकिन सही नहीं है क्योंकि ये तो उड़ीसा के पटचित्र राजस्थान के नाम से नहीं जाने जाते। तो पहला वाला हमारा सही है पर दूसरा वाला हमारा गलत है इसमें। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। 42 नंबर का क्वेश्चन है, ओरिएंटल फिलोसफी एंड आर्ट इन्फ्लुएंस द थॉट प्रोसेस ऑफ इंडियन आर्टिस्ट। प्राच्य दर्शन और कला भारतीय कलाकार की सोच प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। ये एकदम सही है क्योंकि तर्क दिया है पाश्चात्य यथार्थवाद ने भारतीय कला को कभी अभिप्रेरित नहीं किया, बट ये एकदम गलत है क्योंकि जो इंडियन आर्ट था वो कहीं ना कहीं जो भारतीय कला थी वो पाश्चात्य यथार्थवाद से भी प्रेरित थी। तो ये एकदम यहाँ पे आर वाला गलत हो गया, ए वाला इसका सही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने 143 पे। वॉश पेंटिंग में रंग सदैव कोमल और सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, ये एकदम सही है क्योंकि पानी के द्वारा धुलने से अतिरिक्त ठोस रंग निकल जाता है तथा केवल रंगों की पारदर्शी आभा सतह बच जाती है। ये भी एकदम सही है क्योंकि वॉश पेंटिंग एकदम सॉफ्ट होता है। ये भी सही है क्योंकि जब पानी से इसका यूज करते हैं पानी का उसमें, तो जो अतिरिक्त और ठोस रंग होता है निकल जाता है और जो हम इफेक्ट पैदा करना चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी रंगों की पारदर्शी, वो एकदम स्पष्ट हो जाती है। तो इसमें भी हमारा हो गया, अब दोनों सही हो गए हमारे, ए और आर। फिर 44 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, कांगड़ा की लघु चित्र अत्यधिक निश्चल तथा प्रशांत होने के कारण प्रसिद्ध है। ठीक है, ये एकदम सही हो गया। तर्क दिया है क्योंकि यह भारतीय काव्यात्मक रूप को तथा मुगल लघु चित्रों की सावयुक्ता पर आधारित है। ये भी एकदम सही है। दोनों ही इसमें बातें सही हैं क्योंकि कांगड़ा की जो लघु चित्र है वो बहुत ज्यादा फेमस थे और वहाँ के जो वातावरण का उसका जो प्रभाव भी उन चित्रों पे कलाकारों पे पड़ा था। और ये भारतीय काव्यात्मक रूपों, इसमें भी जैसे नायिका भेद वगैरह का और जो ग्रंथ वगैरह थे उससे संबंधित करके भी चित्र बने थे और लघु चित्रों जो मुगल लघु चित्र थे उससे भी ये प्रेरित थे। तो इसमें भी हमारा हो गया, इसके भी दोनों सही हो गए, ए और आर। फिर आते हैं 45 नंबर की तरफ। 45 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, रंग चक्र में तृतीय श्रेणी के रंग सादृश्य रंग के रूप में भी संबंधित हैं। ठीक है, सही है क्योंकि रंग चक्र में तृतीय श्रेणी के रंग प्राथमिक और द्वितीय श्रेणी के रंगों के बीच स्थित होते हैं। ये भी एकदम सही है। कलर व्हील में जो होता है वो प्राथमिक वो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में होता है। तो इसके भी दोनों आंसर हमारे सही हो गए। एनालॉग कलर कहलाता है जिसको समीपस्थ रंग भी बोलते हैं। तृतीयक रंग देखिए दिया हुआ है, टर्सरी कलर्स आर आल्सो रिफर टू एज एन एनालॉग कलर्स इन कलर व्हील, एकदम सही है। रीजन भी सही है क्योंकि जो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में होता है हमारा टर्सरी कलर। फिर नेक्स्ट चलते हैं 46 की तरफ। 46 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, सारनाथ के सिंह शीर्ष से बहुस्तरीय अर्थ निकलते हैं। फिर तर्क दिया है, सिंह शीर्ष धम्म और संघ के प्रतीक हैं। लाक्षणिक रूप से शाक्य मुनि एवं अशोक दोनों के चक्रवर्तीन रूप में प्रतिनिधित्व करता है जिसकी कोष्ठता तथा शक्ति चरों मूल दिशाओं में व्याप्त है। ये भी सही है। तो इसके दोनों आंसर सही हो गए। 46 का ए और आर दोनों सही है क्योंकि चारों दिशाओं को प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 47 नंबर का क्वेश्चन, थर्ड लास्ट। कह रहा है, भारतीय रस सिद्धांत में नौवा रस शांत नाट्य शास्त्र में भरत मुनि द्वारा वर्णित 8 रसों के अतिरिक्त था। ये एकदम सही बात है क्योंकि भरत मुनि ने 8 रस ही बताए थे। जो नवा रस था वो शांत रस था। ये अभिनव गुप्त द्वारा प्रतिपादित किया था और जो ये नवा रस था ये अभिनव गुप्त ने शांत रस प्रतिपादित किया था। तो ये एकदम सही है। तर्क दे रहा है, अभिनव गुप्त का मानना था कि जब सभी भावनाओं से परे जाता है, जब आदमी सभी भावनाओं से परे जाता है तो शांत रहता है और यह मौन की अवस्था होती है जिसे शांत रस के रूप में परिभाषित करते हैं। और ये एकदम सही है। तो इसके दोनों ही सही हो गए यहाँ पे। फिर है नेक्स्ट 48 नंबर का क्वेश्चन, हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। यह सर्वमान्य है कि
भाव और रस परस्पर संबद्ध है। ये भी एकदम सही है क्योंकि भाव और रस एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, सर हर रस का अपना जो मतलब एक स्थायी भाव होता है, क्योंकि समस्त कलाओं का लक्ष्य रस निष्पत्ति के प्रयोजन के लिए अंततः वह चित्र का सृजन करता है। ये भी एकदम सही है क्योंकि सभी कलाओं का लक्ष्य, हर एक मतलब जो भी कलाकृति बनती है वो किसी न किसी भाव से प्रेरित होती है। कोई वीर रस से संबंधित होती है, श्रृंगार रस से संबंधित होती है, तो इसके अलग अलग मतलब रूप होते हैं। तो ये भी यहाँ पे सही हो गया, सर्वमान दोनों बातें यहाँ पे सही हो गई। तो इसका ए और आर दोनों सही हो गया। फिर 49 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, अजंता की चित्रकला जातक कथाओं पर आधारित है। बिल्कुल सही है क्योंकि अजंता में जो भी चित्रकारी हुई है वो महात्मा बुद्ध के पूजन की कथाओं पर आधारित है, जातक कथाओं पर है। बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं अजंता की चित्रकला में कभी चित्रित नहीं की गई। ये और कितना मतलब ये तो रॉन्ग है पूरी तरह, क्योंकि बुद्ध के जीवन से महत्वपूर्ण घटनाओं का बहुत ज्यादा अंकन हुआ है अजंता की। तो यहाँ पे तो ये हो गया ए वाला सही और आर वाला गलत है। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारा अब, स्टुको कुषाण युग के दौरान गांधार मूर्तिकला का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम था। ये एकदम सही है। स्टुको की आघातवर्धनी प्रकृति के कारण यह कलाकार को प्राकृतिक सविस्तार और अभिव्यक्तियों हेतु क्षेत्रीय पत्थरों की मंगुर परिकृति की तुलना में ज्यादा स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो यहाँ पे ये भी सही हो गया। तो इसके मतलब 50 दोनों ही आंसर इसके सही हो गए, ए और आर दोनों सही हैं। तो फ्रेंड्स ये आज के हमारे थे 150 क्वेश्चन, और ये 150 क्वेश्चन हमारे फर्स्ट पेपर के हैं। अब सेकंड पेपर में भी मैं आपको 150 क्वेश्चन उसके भी दिखाऊंगी कि कैसे उसके 150 क्वेश्चन उसकी भी आप प्रैक्टिस एक बार कर लेना। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने में कोई भी क्वेश्चन कभी भी किसी भी फॉर्म में रिपीट हो सकता है, कथन में भी आ सकता है, सीक्वेंस में भी आ सकता है, मैचिंग में भी आ सकता है। तो आप सभी लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे टाइम टू टाइम आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।